मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम 500 प्रश्नों की प्रश्नावली कर रहे हैं, जिसमें कल 175 प्रश्न हो चुके थे और अब आज हम करेंगे 176 से लेकर 200 तक। ये भी क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। एक एक प्रश्न ऐसा है जो एक नहीं 3 से 4 एग्जामों में आ चुका है। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास को आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने के साथ साथ अपने माइंड में भी सेट करोगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पमचर्यो किसकी रचना है? नंबर 1 अब्दुल रहमान, नंबर 2 विद्यापति, नंबर 3 स्वयंभू और नंबर 4 चंद्रवरदाई। तो फ्रेंड्स, पमचऊ रचना है स्वयंभू की। किसकी रचना है? स्वयंभू की। अभी हाथ से जो प्रश्न बन सकता है स्वयंभू से वो भी निकाल लेते हैं। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। किसको कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? स्वयंभू को। तो हमारे यहाँ से जितने भी स्वयंभू से बन सकते थे प्रश्न, हाँ हमने बना लिए हैं। अब ये देखिए, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्तिपता का पदावली। पदावली किस भाषा में है? मैथिल भाषा में, जिसके कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए। और कीर्तिलता कीर्तिपता का अभट्ट भाषा में। ये मैथिली शरण विद्यापति से हमारे 2 से 3 प्रश्न तैयार हुए। चंद्रवरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने पहला कवि माना था। प्रश्न नंबर 177, खालिक वारी किसकी रचना है? नंबर 1 अमीर खुसरो, नंबर 2 खाली खलक, नंबर 3 रहीम और नंबर 4 अकबर। तो फ्रेंड्स, खालिक वारी रचना है अमीर खुसरो की। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। और इनकी अन्य रचना है खालिक वारी, पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, दो सुखने गज़ल आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और यहाँ मैंने ये ऐड भी कर दिया, खुसरो को खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य में मुकर्रियों का पहले और पहेलियों का प्रयोग करने वाले अमीर खुसरो ही थे। प्रश्न नंबर 178, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? नंबर 1 ग्रियर्सन ने, नंबर 2 श्याम सुंदर दास ने, नंबर 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, नंबर 4 भारतेंदु ने। तो फ्रेंड्स, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 179, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? नंबर 1 सिद्ध साहित्य से, नंबर 2 नाथ साहित्य से, नंबर 4 रासो साहित्य काव्य से और नंबर 4 जैन काव्य से। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है आदिकालीन भागों में बटा हुआ है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और जैन साहित्य या फिर काव्य भी कह सकते हैं। जिसमें हमें देखना है सरहप्पा किस साहित्य में आते हैं, तो ये आते हैं सिद्ध साहित्य में। और ये सरमत प्रथम कवि भी माने जाते हैं सरहप्पा। प्रश्न नंबर 180, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। नंबर 1 दोहा, नंबर 2 कुंडलिया, नंबर 3 बरवे, नंबर 4 सवैया। तो फ्रेंड्स, अपभ्रंश का प्रमुख छंद है दोहा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोहा। प्रश्न नंबर 181, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं। नंबर 1 राम सिंह, नंबर 2 हेमचंद, नंबर 2 योगेंद्र या जोइंदु, नंबर 3 मैरुतंग। तो फ्रेंड्स, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं जोइंदु। इनको योगेंद्र भी कह सकते हैं। जैसा आपके ऑप्शन में दे रखा हो वैसा ही आंसर लगाना। योगेंद्र भी आ सकता है, जोइंदु भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 182, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। नंबर 1 हेमचंद, नंबर 2 सारंगधर, नंबर 3 सोमप्रभु सूरी और नंबर 4 विद्याधर। तो फ्रेंड्स, ये हैं सोमप्रभु सूरी। कौन सी रचना है इनकी? कुमारपाल प्रतिबोध। प्रश्न नंबर 183, अंगवधु किस कवि की रचना है? नंबर 1 दादू दयाल, नंबर 2 विद्यापति, नंबर 3 रज्जव, नंबर 4 कबीरदास। तो फ्रेंड्स, अंगवधु के रचनाकार हैं दादू दयाल। नरैना इनका जन्म स्थान माना जाता है। विद्यापति की अभी हमने बताई थी, मैथिल कोकिल कहलाते हैं, राजशेखर कहलाते हैं। और कीर्तिलता कीर्तिपता का पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कबीरदास की रचना बीजक में है, साखी शब्द रमैनी तीनों बीजक में संकलित हैं। प्रश्न नंबर 184, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? नंबर 1 अद्वैतवाद, नंबर 2 द्वैतवाद, नंबर 3 शुद्ध द्वैतवाद और नंबर 4 विशिष्ट द्वैतवाद। तो फ्रेंड्स, तुलसी कवि थे विशिष्ट
द्वैतवाद के। किसके कवि थे? विशिष्ट द्वैतवाद के। तुलसी की कितनी रचना है? प्रमाणिक 12। कितनी रचना है? 12। प्रश्न नंबर 185, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 नंददास, नंबर 4 कृष्णदास। तो फ्रेंड्स, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट माने जाते हैं सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। प्रश्न बन सकता है, अनुप्रास का बादशाह किसे कहा जाता है? सूरदास को। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 186, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? कई बार आया हुआ प्रश्न है। नंबर 1 ब्रजभाषा, नंबर 2 खड़ी बोली, नंबर 3 अवधी और नंबर 4 बघेली। तो फ्रेंड, 200 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार तो हैं गोकुलनाथ। किसके द्वारा रचित है? गोकुलनाथ का ग्रंथ है और इसकी भाषा है ब्रजभाषा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। यहाँ 187 में यहाँ हमें मीराबाई से संबंधित वह कथन ढूंढना है जो उनके बारे में सही नहीं है। नंबर 1, उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया, ये तो सही है। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का ही प्रयोग किया, ये भी सही है। उनकी भक्ति दास्य भाव की है, नहीं। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ये सही नहीं, क्योंकि यहाँ आप देखोगे ध्यान से तो दास्य भाव की भक्ति नहीं थी, उनकी भक्ति थी माधुर्य भाव की, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 188, सूर कवित्त सुन कौन कवि जो न है सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में प्रशस्ति कथन किसका है? नंबर 1 ब्रजरतन दास, नंबर 2 पंडित परशुराम चतुर्वेदी, नंबर 3 विट्ठलनाथ और नंबर 4 नावादास। तो फ्रेंड्स, ये कथन है नावादास का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नावादास। प्रश्न नंबर 189, सूरसागर की रचना का आधार क्या है? नंबर 1 गर्ग संहिता, नंबर 2 महाभारत, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 श्रीमद् भागवत। तो सबसे पहले तो प्रश्न है सूरसागर किसकी रचना है? तो यह है सूरदास की रचना। किसकी रचना है? सूरदास की रचना। और सूरदास का सूरसागर रचना का आधार श्रीमद् भागवत गीता है। और कौन सा स्कंद है ये भी पूछा जाएगा, तो ये है 10वां स्कंद। प्रश्न नंबर 190, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं। नंबर 1 केशवदास, नंबर 2 भिखारीदास, नंबर 3 मतीराम, नंबर 4 कृपाराम। तो फ्रेंड्स, ललित ललाम के रचनाकार है मतीराम। केशवदास की रचना है रामचंद्र का, 1901 उसका रचनाकाल है। और मतीराम की मैंने अन्य रचनाओं को भी ले लिया है। प्रश्न अगर अन्य रचनाओं से भी आए तो भी उसे आप हल कर पाएंगे। फूल मंजरी, रसराज, सत्सई, अलंकार पंचासिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्य सार। एक बार फिर देख लीजिए। फूल मंजरी, रसराज, सत्सई, अलंकार पंचासिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्य सार। प्रश्न नंबर 191, इनमें से कभी, ये कभी नहीं है, ये कभी है, घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 हम की कविता तत्कालीन दरबारी, उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों में सर्वथा भिन्न थी। ये प्रेम की पीर के कवि थे। भाषा की अविदा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। विरोधाभास उनका अत्यंत ही प्रिय अलंकार। अब यहाँ से पहले हम देख लेते हैं उनमें क्या क्या सही है। नंबर 1 कविता तत्कालीन दरबारी कवि सर्वथा भिन्न थी। हाँ, इनकी कविता सबसे भिन्न मानी जाती है। प्रेम के पीर कहे जाते हैं। और विरोधाभास उनका अत्यंत महत्वपूर्ण प्रिय अलंकार है। लेकिन इन्होंने जो उनका प्रयोग किया है शक्ति का, ये अविदा शक्ति नहीं थी, ये लाक्षणिक शक्ति का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। इसीलिए हमारा रॉन्ग ही राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 192, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता ना रह जाए? नंबर 1 जयद्रथ वध, नंबर 2 रंग में भंग, नंबर 3 साकेत, नंबर 4 पंचवटी। पहले तो फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए, जयद्रथ वध, रंग में भंग, साकेत, पंचवटी, चारों ही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। और ये यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उर्मिला काव्य की अपेक्षिता न रह जाए, कौन सी रचना हुई? तो वो थी साकेत। काफ़ी पॉपुलर प्रबंध काव्य है ये, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित
रचना है। प्रश्न नंबर 93, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नंबर 1 श्रीधर पाठक, नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनको माना जाता है कि इन्होंने ही शुद्ध व्याकरण की शिक्षा दी है सरस्वती पत्रिका से। सरस्वती सब पत्रिका के संपादक भी थे। प्रश्न नंबर 194, इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है? इसमें तो फ्रेंड्स सब घूमोगे आप। कौन सा नाम सही नहीं है? कोई कहेगा मिसप्रिंट है, कोई कुछ कहेगा, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, हमें इनमें से नाम सही नहीं है देखना है। नंबर 3 तार सप्तक, नंबर 4 तीसरा सप्तक। तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, जैसा कि मैंने अपने कंटेंट की क्लास में भी बताया था, जहाँ कहीं भी पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक आ जाए वो सब के सब रॉन्ग हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे नहीं ये ऐसे बोला जाता है पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, जिसमें से तार हटा दिए जाते हैं। तार से पहले तार सप्तक के साथ लगता है तार सप्तक, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा तार सप्तक। कैसे बोलेंगे? पहला सप्तक राइट हो जाएगा, दूसरा सप्तक राइट हो जाएगा, तीसरा सप्तक राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे पहला तार सप्तक तो वो रॉन्ग होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर सिर्फ ये है तार सप्तक। यहाँ मैंने तार सप्तक का काल भी ले लिया, जिससे कि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। पहला सप्तक आया, तार सप्तक आया 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। 43, 51, 59, 79, 43, 51, 59, 79। प्रश्न नंबर 195, निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? नंबर 1 धर्मवीर भारती, नंबर 2 हरिवंश राय बच्चन, नंबर 3 अज्ञे, नंबर 4 केदारनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स ये माना जाता है केदारनाथ सिंह को। इनके कवि केदारनाथ सिंह। प्रश्न, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण इनके से सही नहीं है? यानी प्रयोगवादी जो रचनाएं थी वो ज़्यादा लोकप्रिय ना हो सकें, उसका कारण इनमें से कौन सा नहीं है? और बाकी 3 कारण हैं जिसकी वजह से वो लोकप्रिय नहीं हुई। नंबर 1 समाज की निरपेक्षता, नंबर 2 समाज सापेक्षता, नंबर 3 द्वैरता और ये अस्पष्टता है यहाँ पे। नंबर 3 अस्पष्टता, नंबर 4 अस्पष्टता, यहाँ आ जरूर लगना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन से पता चल रहा है जो प्रयोगवादी कविताएं थी वो समाज के सापेक्ष नहीं थी, इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। बाकी समाज निरपेक्षता थी, द्रोहता थी, अस्पष्टता थी, जिसके कारण वो अधिक विख्यात ना हो सकी। प्रश्न नंबर 197, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? नंबर 1 चंद्रगुप्त, नंबर 2 राजश्री, नंबर 3 स्कंदगुप्त, नंबर 4 ध्रुव स्वामिनी। नंबर 4 यहाँ ध्रुव स्वामिनी है। नंबर 4 ध्रुव स्वामिनी, यहाँ ये मिसप्रिंट है, यहाँ ध्रुव स्वामिनी आएगा, तो वैसे इसका आंसर ध्रुव स्वामिनी ही होगा हमारा राइट आंसर। इसे कट कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर ध्रुव स्वामिनी था, जो कि यहाँ टाइप नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 198, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथनांक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है? नंबर 1 स्कंदगुप्त, नंबर 2 अंधा युग, नंबर 3 लहरों के राजहंस, नंबर 4 आषाढ़ का एक दिन। तो फ्रेंड्स ये था अंधा युग। किसका है? धर्मवीर भारती का, जो महाभारत की कथानांक को लेकर रचा गया है, जिसमें आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। और इनके अन्य रचनाएं देख ली, कनुप्रिय, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर आदि। प्रश्न नंबर 199, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना था? नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, नंबर 2 राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, नंबर श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड कंटेंट में जैसा कि आप सब पढ़ चुके हो, यह था श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास है? नंबर 1 प्रेमचंद, नंबर 2 निराला, नंबर 3 दिनकर, नंबर 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही उपन्यास हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय के। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल किसके हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रेमचंद के हमने पढ़ाई दिए हैं सारे के सारे, सेवा सदन से लेके जितने भी इनके उपन्यास है सभी करा दिए। यहाँ मैंने निराला के उपन्यासों को ले लिया। निराला, अप्सरा,
निराला के उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरूपमा, कुल्लीभाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़, ये निराला के सभी उपन्यास हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। यहाँ प्रतिदिन लगातार आपको ये टेस्ट मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।